अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता न के बराबर है। एक बहुत बड़ा शून्य है। वो इस बात से प्रमाणित होती है दोस्तों कि वो दुनिया के सामने इस बात का ऐलान कर देते हैं कि इसराइल और ईरान में युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, मगर तेहरान जो है धमाकों से थर्रा जाता है, इसराइल धमाकों से थर्रा जाता है। सबसे बड़ी बात, वो इसराइल के लोग जिन्होंने गजा पर बेशुमार अत्याचार किए थे, अंतहीन अत्याचार किए थे, जिनमें कम से कम 60,000 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, वहां के लोग अब रो रहे हैं। आज मैं आपको दक्षिणी इसराइल में बेरशीबा का एक लम्हा दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जहां धमाके होते हैं और लोग रो रहे होते हैं। मगर आज इस मंच पर जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूं, 12 दिन तक यह युद्ध चला। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं, मगर दोनों ही पक्ष इस युद्ध विराम को नहीं मान रहे हैं। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि हमें इसराइल की तरफ देखना है। यह इसराइल जिसने इससे पहले भी कई बार विश्वासघात किया है, वो इसराइल जिसने इस युद्ध को शुरू किया बगैर किसी कारण के, जबकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं थे कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब था। दोस्तों, सिर्फ तस्वीरों के जरिए आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि हुआ क्या। सबसे पहले दक्षिणी इसराइल में बेरशीबा का वो धमाका, करीब 30 सेकंड का ये वीडियो है। पहले खामोशी, पहले शांति रहती है और अंत में देखिएगा धमाका कैसे होता है। देखिए साहब। तो देखा आपने दोस्तों, बेरशीबा में हालात बद से बदतर हो गए हैं दक्षिणी इसराइल में धमाकों के बाद, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, उसके बाद ईरानी मिसाइल जो हैं उससे दक्षिणी इसराइल थर्रा जाता है, यरूशलेम थर्रा जाता है। और आप इन वीडियोस में देख रहे हैं बेरशीबा में मकानों के क्या हालात हैं, पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। हमारे गीता में सिद्धांत है कर्म का, यह कहीं ना कहीं कर्म का सिद्धांत दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि गीता में कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और यहां मैं गीता का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो मकान, ये जो तहस नहस मकान आप बेरशीबा में देख रहे हैं, ये आपको याद दिला रहे हैं गजा की। याद कीजिएगा, गजा में बेशुमार बमबारी करने के बाद उस पूरे शहर को इसराइल ने खंडहर में तब्दील कर दिया, और यही आप हालात बेरशीबा के देख रहे हैं। और बात यहां नहीं रुक रही, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इजरायली सेटलर्स जो हैं वो रो रहे हैं, वो फिल्मा रहे हैं उस पूरे मंजर को, क्योंकि ईरानी मिसाइल बमबारी में उनका पूरा घर तहस नहस हो गया है। यह मंजर अपने आप में दिल को रुलाता है, मगर इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिन्होंने बगैर किसी कारण के ईरान पर प्रहार किया, और नतीजा दुनिया देख रही है। दुनिया खात्मे की कगार पर आ गई है सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से। देखिए एक इसराइली की रोताली। Боже, що було? अब इस रुदाली का जोर था या ईरानी मिसाइलों का कहर? इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। खबर आपके स्क्रीन पर जेरूसलम पोस्ट की। नेतन्याहू सेज इजराइल अग्रीज टू यूएस ब्रोकर्ड सीजफायर विद ईरान, 4 किल्ड इन मॉर्निंग बरात। उसी तरह से एसोसिएटेड प्रेस भी कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेज इजराइल एक्सेप्ट्स अ सीजफायर दैट हैज अचीव्ड वॉर गोल्स अगेंस्ट ईरान। सरल शब्दों में, हमने अपने मकसद को पूरा कर लिया था, लिहाजा हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। और इस बारे में खबर क्या आ रही है आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार सुबह एक बयान में कहा कि इसराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित सीज फायर को मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने सीज फायर इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इसराइल अपने सभी युद्ध लक्ष्यों को हासिल कर चुका है। बयान में कहा गया, ऑपरेशन राइजिंग लायन में इसराइल ने ऐतिहासिक और बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब वो दुनिया की बड़ी ताकतों की कतार में खड़ा है। साथ ही यह भी जोड़ा गया कि अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो इसराइल जबरदस्त जवाब देगा। मगर आप जानते हैं कि ईरान भी खामोश नहीं रहने वाला है।
इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आखिर क्यों ईरान और इस्राइल अब भी एक दूसरे पर एतबार नहीं कर सकते। अब मैं आपको लम्हा दिखाने वाला हूं तेहरान के स्काईलाइन का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ने मिसाइल चलाई है, तेहरान में जिस तरह की धमाके हुए हैं, सबसे बड़ी बात, हम इस बात को नहीं भूल सकते कि तेहरान यानी ईरान इस बात को कबूल कर रहा है कि इस्राइली हमलों में उसके कम से कम 950 लोग मारे गए। इस्राइल ने इस पूरे आंकड़े पर, यानी इस्राइल में कितने लोग मारे गए, उस पर एक काला पर्दा लगा दिया। वो कह रहा है अब तक सिर्फ 24 लोग मारे गए हैं। हकीकत यह है कि कम से कम 1000 लोग तो ईरान में मारे गए हैं। तेहरान के अंदर क्या मंजर था वो भी देखा जाए साहब। پشماجی اینجا رو زدن. واه! اوه! तो डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा तो कर दी है, मगर जाहिर सी बात है उनके ऐलान के कोई मायने नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये युद्ध विराम हुआ है। यही वजह है कि ईरानी विदेश मंत्री ने भी कहा था कि हम इस युद्ध विराम को नहीं मानते, हमें इस्राइल की नीयत पर एतबार नहीं है। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कुछ देर बाद, मगर मैं अब आपको वो लम्हा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं आज कतर में अमेरिकी एयर बेसिस पर हमले किए थे ईरान ने, और वो हमला किस तरह से संचालित हो रहा था, ईरानी मिलिट्री रूम में, हेडक्वार्टर्स में क्या हो रहा था, वो नजारा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए किस तरह से काउंटडाउन चल रहा था अमेरिकी बेसिस पर हमले को लेकर। माह محرم الحرام عملیات بشارت فتح را باذن الله شروع کنید. یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अलग अलग एजेंसीज ये कह रहे हैं कि हमला सिर्फ कतर पर नहीं हुआ है। याद कीजिएगा, आज मैंने आपको बताया था इमाम अली बेस जो कि दक्षिणी इराक में है, वहां पर भी आग लगी हुई है। अब तक ईरान ने उस बात की जिम्मेदारी नहीं ली थी, मगर स्पुतनिक न्यूज एजेंसी क्या कह रहा है, यह इस पर गौर किया जाए, क्योंकि बकौल ये एजेंसी हमले सिर्फ कतर में नहीं हुए, हमले इराक में भी हुए, बहरीन कुवैत में भी हुए। यानी कि इराक, बहरीन और कुवैत में जो अमेरिकी बेसिस थे उस पर भी प्रहार किया है ईरान ने, या ईरान समर्थित प्रॉक्सीज ने, उनसे समर्थित जो मिलिशिया हैं उन्होंने अमेरिकी बेसिस पर हमला किया है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस युद्ध से अब अपना हाथ खींचना चाहते हैं। मगर बात अब बहुत आगे बढ़ गई है, ईरान को इस्राइल पर एतबार नहीं है, और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि उनके अपने नेता अलग अलग न्यूज चैनल्स पर जाके कह रहे हैं कि हम ईरान के ऑपोजिशन का समर्थन करते हैं, हम चाहते हैं कि वहां पर सत्ता से बेदखल हो जाएं खामेनी, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के खिलाफ लोग बगावत कर दें। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एक इस्राएली नेता ने एक न्यूज चैनल में क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपको वो सुनाऊंगा भी। वो कहते हैं, आज हम ईरान की विपक्षी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां के सभी नागरिक नहीं, लेकिन बहुत से नागरिक उस सरकार के दोषी नहीं हैं। हम जानते हैं कि ईरान के बहुत से लोग तेहरान की सरकार से नफरत करते हैं, इसीलिए जो कदम हम उठा रहे हैं वो नैतिक, न्यायपूर्ण और सही है, जो एक नया सिस्टम बना रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिका का हमारे इस एजेंडे में शामिल होना अपने आप में एक चमत्कार है। सुनिए, एक इजरायली ईरान में तख्ता पलट को लेकर क्या कह रहे हैं, सुना जाए। היום פועלים עם האופוזיציה באיראן, זה גם ברכה. כי האזרחים שם, לא כולם, אבל האזרחים שם, הם לא אשמים. איראן אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהאנשים המקומיים בזים למשטר בטהרן, ולכן המהלך המוסרי והצודק והנכון והערכי שאנחנו עושים, הוא יוצר סדר חדש. והמקום הזה אני חושב שזה שארצות הברית הצטרפה אל סדר היום שאנחנו עושים, הוא נס. ईरान इसलिए भी इसराइल पर एतबार नहीं करता क्योंकि इसराइल की जो रक्षा जानकार हैं, उनकी सेना में काम कर चुके लोग हैं, जो उनके न्यूज चैनल्स में बतौर एक्सपर्ट्स आते हैं, उनका यह कहना है कि यह महज शुरुआत है। आने वाले दिनों में इसराइल ईरान पर हमले बढ़ाएगा,
अब जब इस तरह के बयानात उनके एक्सपर्ट्स देंगे तो जाहिर सी बात है ईरान को विश्वास नहीं होगा। हालांकि हमें यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां भारत में भी ऐसे कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स थे जो अनर्गल बातें कर रहे थे। उनकी बातों से भारत को नुकसान भी पहुंच रहा था, देश की जग हसाई भी हो रही थी। यही काम इस्राएली डिफेंस एक्सपर्ट्स कर रहे हैं अपने प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स में आकर। सुनिए इस सो कॉल्ड एक्सपर्ट को जो ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान पर और बड़ा हमला होगा। सुना जाए। ישראל רוצים לסיים את המערכה באיראן עד לסוף השבוע, וכעת השאלה המרכזית, מה האיראנים מתכוונים לעשות בהמשך מעבר לאותה מתקפה שאנחנו רואים כרגע על יעדים אמריקניים. בישראל אומרים הושלמו רוב יעדי המערכה באיראן. בישראל מחכים כרגע להחלטת חמינאי, עוקבים אחרי פעולות הנקמה של איראן אחרי המתקפה האמריקנית, חסרת תקדים באמת, וצריך להגיד, המתקפה הזאת יש לה הבדל אחד. השאלה אם יהיו נפגעים אמריקנים, האם מדובר במתקפה מתוכננת, מתקפה סמלית, שלא תוביל את ארצות הברית להיכנס עמוק לתוך המערכה. אם האמריקנים ייכנסו לתוך מלחמה אזורית, במקרה הזה ישראל תמשיך לתקוף באיראן לצד ארצות הברית כדי להעמיק את ההישגים עד כה, וגורם ביטחוני בכיר אומר לנו הערב את הדברים הבאים: הימים הקרובים יהיו הכי עוצמתיים שאפשר, במטרה לקבוע את הטון ולשכנע את האיראנים לעצור. אם זה לא ילך, אנחנו नमशीख בכל הכוח. इस बीच दो और खबरें आ रही हैं दोस्तों, उस पर गौर करने की जरूरत है। ईरान ने जो दक्षिणी इसराइल पर हमला किया है, खासतौर से बेरशीबा पर। इत्तेफाकन दोस्तों बेरशीबा वो जगह है, याद कीजिएगा, वहां पर सोरोको अस्पताल था जहां पर ईरानी मिसाइल आकर गिरी थी। अब अकॉर्डिंग टू द क्रेडल न्यूज नेटवर्क, इस हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं। इस वक्त शुरुआती खबर में, हो सकता है जब तक यह खबर आए यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाए, 11 लोग मारे गए हैं ईरानी मिसाइल हमले में जो कि बेरशीबा में हुआ है। और बात वहां नहीं रुकती है, क्योंकि ईरान में जितने लोग मारे जा रहे हैं उसकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, आधिकारिक आंकड़ों में ईरान में इस्राएली हमलों में 950 लोग मारे गए हैं। कल्पना कीजिए अगर इतने ही ज्यादा लोग इसराइल में मारे गए होते। हालांकि इसराइल कहने को एक लोकतंत्र है, मगर उसने एक पूरा काला पर्दा डाल दिया है ऑपरेशंस पर। फॉरेन मीडिया को इजाजत नहीं है कई जगहों से रिपोर्टिंग करने को लेकर। अल जजीरा को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से आप तक सही तस्वीर नहीं पहुंच पा रही है। समानांतर तौर पर दोस्तों, कतर पर जो प्रहार किया वहां के अल उदैद सैनिक बेस पर, उसके बारे में मैंने आपसे क्या कहा था, याद है आपको? मैंने आपसे कहा था कि एक किस्म का फिक्स मैच है, क्योंकि कतर और ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। और ऐसे में कतर पर हमला करना, क्योंकि इसी मंच पर याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था कि हमले के बाद किस तरह की अफरा तफरी कतर के अंदर मची हुई थी। यह कतर के अंदर एक मॉल की तस्वीर है, लोग किस तरह से बदहवास होकर दौड़ रहे हैं, यह देखा जाए। और इसके बाद मैं आपको वो खबर बताने वाला हूं जो बहुत अहम है। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कतर एयरवेज के इस प्रेस रिलीज की तरफ। कतर एयरवेज कह रहा है, जिससे पता चलता है दोस्तों कि अब ईरान कतर पर कम से कम हमला नहीं करेगा। कतर एयरवेज का कहना है कि हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि एयर स्पेस को हम दोबारा खोल रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि 12 घंटे पहले या 15-16 घंटे पहले एयर स्पेस को बंद कर दिया गया था। कोई विमान उड़ नहीं पा रहे थे, कोई विमान लैंड नहीं कर पा रहे थे। अब कतर एयरवेज ने इस बात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है, इस पर गौर किया जाए। Qatar Airways confirms reinstatement of flights as airspace reopens in the state of Qatar. Our focus at this time is to help our passengers return home or reach their onward journey safely and smoothly. We have deployed extra ground staff at Hamad International Airport to support you as we resume operations. यानी कि कतर यहां पर कह रहा है, उनका एयरवेज कह रहा है कि हमने अपनी तरफ से अतिरिक्त सुविधाएं दी हैं ताकि लोगों की मदद हो सके। और मैं अपील करना चाहता हूं उन भारतीयों से जो कतर में फंसे हैं या कतर से भारत आना चाहते हैं, वो संपर्क करें कतर एयरवेज से, ताकि आपकी यात्रा जो है वो सुखद हो सके और आप आराम से भारत पहुंच सके, आप जहां पर भी जा रहे हैं उस पर भी।
इसमें दो राय नहीं है कि यह पूरा इलाका जो है वो खतरे की जद में आ गया है, डेंजर की जद में आ गया है, और यह अपने आप में निहायत ही चिंताजनक है। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको सद्बुद्धि मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप को तो बहुत ज्यादा सद्बुद्धि की जरूरत है, ईरान को सद्बुद्धि मिले और इस्राइल को भी सद्बुद्धि मिले, ताकि दुनिया कुछ सांस ले सके, कुछ हम शांति की तरफ बढ़ सकें। क्योंकि जो हो रहा है ना दोस्तों, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है, जो इशारा कर रहा है एक बहुत बड़े कोलैटरल डैमेज, एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।